जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करूंगा थोड़ा सेंसिटिव मुद्दे पे। वास्को डिगामा एक खोजी नाविक अथवा एक ईसाई समुद्री डाकू। थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा है लेकिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहासों में सिर्फ और सिर्फ हमको यही बताया गया है कि वो एक खोजी नाविक था, परंतु क्या वो एक डाकू भी कहा जा सकता है उसको या था? इस पर हम बात करेंगे आज। क्या था और क्या नहीं। हमारे देश में पढ़ाई जाने वाली किसी भी इतिहास की पुस्तक को उठाकर देखिए, वास्को डिगामा को भारत की खोज करने का श्रेय देते हुए इतिहासकार उसके गुणगान करते दिखेंगे। उस काल में जब यूरोप में भारत के मध्य व्यापार केवल अरब के माध्यम से होता था, उस पर अरब वासियों का प्रभुत्व था। भारतीय मसालों और रेशम आदि की यूरोप में बड़ी मांग थी। पुर्तगालवासी वास्को डिगामा समुद्र के रास्ते दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए भारत के कप्पाड़ तट पर 14 मई 1998 कालीकट केरल पहुंचा। केरल का यह प्रदेश समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था। स्थानीय निवासी समुद्री तट पर एकत्र होकर गामा के जहाज को देखने आए, क्योंकि गामा के जहाज की रचना अरबी जहाजों से अलग थी। केरल के उस प्रदेश में शाही जमोरियन राज परिवार के राजा समुद्रीन का राज्य था। राजा अपने बड़े से शाही महल में रहता था। गामा अपने साथियों के साथ राजा के दर्शन करने गया। रास्ते में एक हिंदू मंदिर को चर्च समझकर गामा और उसके साथी पूजा करने चले गए। वहां स्थित देवी मूर्ति को उन्होंने मरियम की मूर्ति समझा और पुजारियों के मुख से श्री कृष्ण के नाम को सुनकर उसे क्राइस्ट का अपभ्रंश समझा। राजा ने गामा ने यह सोचा कि लंबे समय तक यूरोप से दूर रहने के कारण यहाँ के ईसाई कुछ स्थानीय रीति रिवाज अपना लिए हैं, इसीलिए वे लोग यूरोप के ईसाइयों से कुछ भिन्न मान्यताओं वाले हैं। गामा की सोच उसके ईसाइयत के प्रति पूर्वाग्रह से हमें परिचित करवाती है। राजमहल में गामा का भव्य स्वागत हुआ। उसे 3000 सशस्त्र नायर सैनिकों की टुकड़ी ने अभिवादन किया। गामा को तब तक विदेशी राजा के राजदूत के रूप में सम्मान मिल रहा था। सलामी के पश्चात गामा को राजा के समक्ष पेश किया गया। जमोरियन राजा हरे रंग के सिंहासन पर विद्यमान था। उनके गले में रत्न जड़ित हीरे का हार एवं अन्य जवाहरात थे, जो कि उनकी प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करते थे। गामा द्वारा लाए गए उपहार अत्यंत तुच्छ थे। राजा उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, फिर भी उसने सोने, हीरे आदि के बदले मसालों के व्यापार की अनुमति दे दी। स्थानीय अरबी व्यापारी राजा की इस अनुमति देने के विरोध में थे, क्योंकि इससे उनका व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो जाता। गामा अपने जहाज से वापस लौट गया। उसकी इस यात्रा ने उसके अनेक समुद्री साथी काल के ग्रास बन गए थे। उसका पुर्तगाल वापस पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। उसने यूरोप और भारत के मध्य समुद्री रास्ते की खोज जो कर ली थी। आधुनिक लेखक इसे भारत की खोज करने वाला लिखते हैं। भारत तो पहले से ही एक समृद्ध व्यापारी देश के रूप में संसार भर में प्रसिद्ध था, इसलिए यह कथन यूरोपियन लेखक की पक्षपाती मानसिकता को प्रदर्शित करता है। पुर्तगाल ने अगले समुद्री यात्रा की तैयारी आरंभ कर दी। इस बार लड़ाकू तोपों से सुसज्जित 13 जहाजों और 1200 सिपाहियों का बड़ा बेड़ा भारत के लिए निकला। कुछ महीनों की यात्रा के पश्चात यह बेड़ा केरल पहुंचा। केरल आते ही पुर्तगालियों ने राजा के समक्ष एक नाजायज शर्त रख दी कि राजा केवल पुर्तगालियों के साथ व्यापारिक संबंध रखेंगे, अरबों के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करेंगे। राजा ने शर्त को मानने से इनकार कर दिया। झुंझलाकर पुर्तगालियों ने खाड़ी में खड़े एक अरबी जहाज को बंधक बना लिया। अरब व्यापारियों ने पुर्तगालियों की शहर में रुकी टुकड़ी पर हमला बोल दिया। पुर्तगालियों ने बल प्रयोग करते हुए 10 अरबी जहाज़ों को बंधक बनाकर उनमें आग लगा दी। इन जहाज़ों पर काम करने वाले नाविक जिंदा जलकर मर गए। पुर्तगाली यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने कालीकट पर अपनी समुद्री तोपों से बमबारी आरंभ कर दी। यह बमबारी 2 दिनों तक चलती रही। कालीकट के राजा को अपना महल छोड़ना पड़ा। यह उनके लिए अत्यंत अपमानजनक था। पुर्तगाली अपने जहाज़ों को मसालों से भरकर वापस लौट गए। यह उनका हिंद महासागर में अपना वर्चस्व स्थापित करने का पहला अभियान था। गामा को एक अत्याचारी एवं समुद्री लुटेरे के रूप में अपनी पहचान स्थापित करनी थी, इसलिए वह एक बार फिर से आया। इस बार अगले 3 दिनों तक पुर्तगाली अपने जहाज़ों से
कालीकट पर बमबारी करते रहे। खाड़ी में खड़े अन्य जहाज़ों और उनके 800 नाविकों को पुर्तगाली सेना ने बंधक बना लिया। उन सैनिकों की पहले जहाज़ों पर परेड करवाई गई, फिर उनके नाक कान बाहें काटकर उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा गया। अंत में उनके छत विछत शरीरों को नौकाओं में डालकर तट पर भेज दिया गया। जामोरियन राजा ने एक ब्राह्मण संदेशवाहक को उसके 2 बेटों और भतीजे के साथ संधि के लिए भेजा। गामा ने उस संदेशवाहक के अंग भंग कर अपमानित कर उसे राजा के पास वापस भेज दिया और उसके बेटों और भतीजे को फांसी से लटका दिया। पुर्तगालियों का यह अत्याचार केवल कालीकट तक नहीं रुका। वे पश्चिमी घाट के अनेक समुद्री व्यापार केंद्रों पर अपना कहर बरपाते हुए गोवा तक चले गए। गोवा में उन्होंने अपना शासन स्थापित किया। यहाँ उनके अत्याचार की एक अलग दास्तान फ्रांसिस जेवियर नामक एक ईसाई पादरी ने लिखी। पुर्तगालियों का यह अत्याचार केवल लालच के लिए नहीं था, इसका एक कारण उनका अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना भी था। इस मानसिकता के पीछे उनका ईसाई और भारतीयों का गैर ईसाई होना भी एक कारण था। इतिहासकार कुछ भी लिखे, मगर सत्य यह है कि वास्को डी गामा एक नाविक के वेश में दुर्दांत, अत्याचारी और ईसाई लुटेरा था। खेद है, वास्को डी गामा के विषय में स्पष्ट जानकारी होते हुए भी हमारे देश के साम्यवादी इतिहासकार उसका गुणगान कर उसे महान बनाने पर तुले हुए हैं। इतिहास का यह विकृतीकरण हमें संभवतः विश्व के किसी अन्य देश में नहीं मिलेगा। 17 मई 1998 को वास्को डी गामा ने केरल की भूमि पर कदम रखा था। दोस्तों, आपने हमारे इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से क्या क्या हमारे भारतीयों पर वास्को डी गामा ने अत्याचार किया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। लॉजिकल स्टडीज़ से जुड़ने के लिए आप सबका